नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो एसएससी एमटीएस 2024 के तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, इसी क्रम में आज आप लोगों के लिए 11/9/2023 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर एक सेट में मैं जीके जीएस एवं करेंट का व्याख्या तो करता ही हूँ, साथ में न्यू अपडेट करके देता हूँ। इसलिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहते हैं और इसी तरह से बने रहिए, और न्यू व्यूअर जो हैं वो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किस महिला गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? इनमें से कौन महिला गायिका हैं जिनको भारत रत्न मिला है? तो दोस्तों बिल्कुल सही है, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर का पहले नाम हेमा मंगेशकर हुआ करता था, और इनके कुछ उपनाम भी हैं, जैसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्वीन ऑफ मेलोडी, ये सभी उपनामों से इनको पुकारा जाता है। 1989 में लता मंगेशकर जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया, जबकि 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। 2007 में भी इनको फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला था। अगर पूछे दोस्तों कि प्रथम महिला जिन्हें भारत रत्न दिया गया, तो 1971 में इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न दिया गया। जबकि पहला संगीतकार या गायिका पूछे तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी को, जिन्हें 1998 में कर्नाटक संगीत के बढ़ावा को देने के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न की स्थापना दोस्तों 1954 में हुई। उस वक्त 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया: चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन जी को। अभी याद रखिएगा, करंट में दोस्तों 2024 में कुछ लोगों को भारत रत्न मिला है, जिनमें कर्पूरी ठाकुर हैं, आडवाणी जी हैं, चरण सिंह जी 3 हुए, पीवी नरसिम्हा राव जी 4 हुए, और एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें की हरित क्रांति का जनक, इन 5 लोगों को दिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि ऐसे पहले कौन खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, किन्हें किया गया था, कब किया गया था, एक साथ कमेंट करिएगा। मैं बार बार इसलिए क्वेश्चन करता हूं, आप लोगों से बोलता भी हूं कि नहीं आए तो सर्च करके कमेंट में आंसर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से दोस्तों वो क्वेश्चन रटा जाता है जो आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला बनी? ऐसा कौन सा नृत्यांगना इनमें से है जिनको राज्यसभा के लिए नामित किया गया था? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल। रुक्मणी देवी अरुणडेल को 1952 में ही राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था। रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है, नृत्यांगना है तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम से संबंधित है। जो मेरे व्यूअर बने हैं पुराने दोस्त लोग, उनको पता होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हर एक सेट में करवा चुका हूँ, 1-2 क्वेश्चन। रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस नृत्य से, ऐसा करके क्वेश्चन। और भरतनाट्यम से संबंधित है दोस्तों। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सामाजिक क्षेत्र से, लोक कला क्षेत्र से, ये सभी क्षेत्रों से मिला के 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामांकित कर सकते हैं, भेज सकते हैं, जिसमें से राज्यसभा के प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यसभा चूंकि अस्थायी सदन है, इसलिए प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वर्तमान में याद रखिएगा कि राज्यसभा के सभापति कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी हैं। उपसभापति हरिवंश नारायण जी हैं। महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जबकि सत्ता पक्ष के नेता जेपी नड्डा जी हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष सबसे पहले बनने वाली महिला जो थी वो वायलेट अलवा जी थी, जबकि फिल्म स्टार की बात करें तो नरगिस दत्त थी। इतना फैक्ट बता दिए, याद रखिएगा। मेरे सेट में 2 काम कीजिए, या तो वीडियो 2-3 बार देख लीजिए, या तो एक बार कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और उसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बहुत करता हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी बोलता हूँ ताकि वीडियो ना लंबा हो जाए, फिर आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगेगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों 1951 से लेकर 52 तक में आम चुनाव हुआ था, क्योंकि 25 अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ, जो कि 21 फरवरी
1952 तक चला। उसी लोकसभा का जो चुनाव प्रथम आम चुनाव हुआ था उसमें पीएम जवाहरलाल नेहरू बने थे। 489 सीट के लिए चुनाव हुआ था, पहला लोकसभा का आम चुनाव, जिसमें कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। अभी पूछे कोई कि वर्तमान में किस नंबर का लोकसभा का गठन किया गया है, तो वर्तमान में 18वीं लोकसभा का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। विपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी जी हैं। महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह जी हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर जी थे, जिन्हें गणेश वासुदेव मावलंकर भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे आ जाए कि लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि जीवी मावलंकर जी को ही लोकसभा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। किसके किसके बीच? अंग्रेज एवं भारतीय संयुक्त राजाओं के बीच, जिसमें अंग्रेज के तरफ से हेक्टर मुनरो था, जबकि संयुक्त सेना शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट थे उनका सेना था, मीर कासिम का सेना था। ये सब मिलके लड़े, लेकिन जीत हुई अंग्रेजों की, यानी हेक्टर मुनरो की ही जीत हुई। और यह 1764 में स्टार्ट हुआ, 1765 में खत्म हो गया इलाहाबाद की संधि के तहत। बहुत बार एग्जाम में आता है कि बक्सर का युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत समाप्त हुआ। और इस संधि को करने के बाद शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था भारत में उस समय, उसको 5 करोड़ जुर्माना भी भरना पड़ा था। नीचे का ऑप्शन एक देखिए, ये भी फेमस है, 1757, इसमें पलासी की लड़ाई हुई थी। पलासी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, जिसमें सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव दोनों के बीच लड़ाई हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जयंती के उत्सव को चिन्हित करने के लिए डैश कौन इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है? तो संयुक्त राष्ट्र, जिसको यूएनओ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ के द्वारा जो है चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यूएनओ का एक अंग होता है, उसको बोलते हैं महासभा। तो महासभा के द्वारा 15 जून 2007 में घोषणा किया गया कि प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो कि गांधी जी के सम्मान में। तो याद रखेंगे। और याद रखिएगा पहला ऑप्शन है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको कि सार्क बोलते हैं, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका स्थापना दोस्तों 1985 में हुआ था ढाका में, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। इसके सदस्य कौन हैं? श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल। याद रखिएगा ये सब उसका देश। इसको ट्रिक के तौर पर हम लोग याद रखे हैं, यहाँ देखिए लिख देते हैं, श्री अफवा माँ भापा भूने, श्री अफवा माँ भापा भूने। इस ट्रिक को याद रखिए। श्री से श्रीलंका, अफ से अफगानिस्तान, बा से बांग्लादेश, माँ श्री अफवा माँ से मालदीव, भा से भारत और पा से पाकिस्तान, भू से भूटान, ने से नेपाल। इसको याद रखिएगा ट्रिक के तौर पे, मैं ऐसे ही याद रखा हूँ। ग्रुप ऑफ 20, G20 की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, लेकिन अभी 2023 में G20 का शिखर सम्मेलन भारत के न्यू दिल्ली में हुआ था, जिसमें कि अफ्रीका यूनियन के शामिल होने के बाद अब यह G21 कहलाता है। तो याद रखेंगे। अगर ब्रिक्स राष्ट्र की बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। ब्रिक्स में कौन कौन देश आते हैं दोस्तों? इसका नाम ही लिख, BRICS, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? यानी कि अस्थि मज्जा हमारे शरीर में है, उसमें पाई जाने वाली कौन सी कोशिका है जो शरीर के
लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में काम करती है। तो मूल कोशिकाएं जो स्टेम सेल होती है वो शरीर में किसी भी प्रकार की कुछ दिक्कत होती है तो वो मरम्मत करने का काम करती है। अस्थि मज्जा 3 सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ बनाती है दोस्तों, एक WBC, एक RBC और एक प्लेटलेट्स। ये 3 चीज़ बनाती है, याद रखेंगे। बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि किन में अस्थि मज्जा अनुपस्थित होता है, और 3-4 ऑप्शन रहेगा तो याद रखिएगा पक्षियों में अस्थि मज्जा अनुपस्थित होता है। सिरपुर तीर्थ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सिरपुर दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। पुरातात्विक और पर्यटन स्थल है ये, किसका? तो जैन, बौद्ध और हिंदुओं तीनों का। पहले दक्षिण कोसल राज्य के सरभापुरिया और सोमवंशी राजा की राजधानी था। कुछ समय के लिए पांडु वंशी राजवंश की राजधानी भी बना सिरपुर छत्तीसगढ़ का। तो इसलिए याद रखेंगे जैन, बौद्ध, हिंदू तीनों का भी ये पर्यटन स्थल है। बिहार की बात करें तो बिहार बौद्धों का भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रहा, जैसे राजगीर, नालंदा, ये सब। ओडिशा में तीर्थ स्थल का बात करें तो पुरी जगन्नाथ का मंदिर है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सा है, जैसे हिंदू का प्रसिद्ध मंदिर एक बना अभी अयोध्या में, राम मंदिर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारक लागत को डैश नाम से भी जाना जाता है। तो कारक लागत को निवेश लागत, मतलब जो पूंजी हम लोग लगाए उसको कारक लागत या निवेश लागत कहते हैं। कारक लागत किसे कहते हैं? परिभाषा के तौर पर याद रखिएगा कि वस्तु या सेवा के उत्पादन में होने वाला कुल खर्च को कारक लागत कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए समझिए, आपको एक कार बनाने वाले फैक्ट्री खोलना है तो सबसे पहले उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? भूमि की। दूसरा नंबर आदमी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि श्रम शक्ति की जरूरत पड़ेगी। और क्या? पैसे की जरूरत पड़ेगी, यानी पूंजी की जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि कुल लागत, अगर कोई भी चीज को, कोई वस्तु या सेवा का जब हम उत्पादन करते हैं तो टोटल खर्च को कारक लागत कहते हैं। बस इसको याद रखिएगा। ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके ये बताइए तो अर्थशास्त्र के पिता किन्हें कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने, कौन ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो आत्म सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए गांव और गांवों के आसपास बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्राम रक्षा गार्ड योजना की शुरुआत की? कभी कभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत बड़े कर दिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट को। लास्ट में सिर्फ ये कहा गया है कि ग्राम रक्षा गार्ड योजना की शुरुआत किसने की, बस इतना ही क्वेश्चन है। ग्राम रक्षा गार्ड योजना का मतलब ही हो रहा है कि गांव के रक्षा के लिए गार्ड। इसका शुरुआत किसने की? तो जम्मू और कश्मीर में किया गया। दोस्तों योजना कुछ केंद्र सरकार का फेमस होता है, उसको रट लीजिए। 1 साल के अंदर 3 महत्वपूर्ण योजनाएं केंद्र सरकार की आई। बोल देता हूं, सुन लीजिएगा। PM विश्वकर्मा योजना, जो कि भारत में रहने वाले शिल्पकारों के हित में लाया गया। इसका उद्घाटन PM मोदी के द्वारा 17 सितंबर, क्योंकि 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा भी सनातन धर्म में मनाया जाता है, तो 17 सितंबर 2023 को PM विश्वकर्मा योजना लाया गया। पहला योजना ये है। दूसरा योजना अगर महत्वपूर्ण, साल भर के अंदर 3 योजना महत्वपूर्ण आई। दूसरा PM जनमन योजना। अच्छा, PM विश्वकर्मा योजना का यहाँ इसका जो है उद्घाटन दिल्ली से हुआ, और PM जनमन योजना एक लाया गया झारखंड से, PM मोदी ने संचालित किया इसको की 15 नवंबर 2023 को किया गया उद्घाटन। ये जनमन योजना मतलब जनजातीय और आदिवासी के लिए न्याय से रिलेटेड योजना लाया गया। और तीसरा महत्वपूर्ण है PM सूर्य घर योजना, जो कि 13 फरवरी, अभी हाल फिलहाल में 13 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया, जिसमें कि गरीब परिवारों के 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए लगाया जाएगा उनके घरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। यह मैच कहां आयोजित किया गया? तो यह लंदन में आयोजित किया गया था। तो क्रिकेट से रिलेटेड कुछ, ये तो पुराना है, कुछ नया चीज को हम लोग देख लेते हैं। ICC अवार्ड 2023 दिया गया। इसमें याद रखेंगे पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर
का अवार्ड पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं उनको दिया गया। पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वनडे क्रिकेटर में विराट कोहली को दिया गया। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा को दिया गया, ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। जबकि T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरुष का अवार्ड मिला है शुभमन गिल को, जबकि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर में महिला का अवार्ड मिला है दीप्ति शर्मा को। इसको भी याद रखिएगा। 4-2-6 हो गया इंपॉर्टेंट। विजडन एक पत्रिका होती है दोस्तों, विजडन को याद रखिएगा, कभी एग्जाम में हो सके पूछ ले किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है, तो विजडन पत्रिका को। विजडन भी पत्रिका क्रिकेट से रिलेटेड जो है पुरस्कार देता है। तो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत कौर जी को दिया गया, जबकि विजडन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को दिया गया। यानी कि टोटल 8 करेंट अफेयर इसमें बता दिए। 8 को फिर से रिपीट करके सुन लीजिएगा। मैं करवाता हूं तो कॉपी कलम लेके बैठिए या फिर 1-2-3 बार वीडियो को ही फिर से सुन लीजिए, तब ठीक रहेगा, ज़्यादा फैक्ट रट आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2023 में डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह कौन सा खेल खेलते हैं? तो दोस्तों डी गुकेश शतरंज खेलते हैं। शतरंज की अगर बात करें तो शतरंज की उत्पत्ति भारत में हुई। शतरंज को पहले चतुरंग के नाम से जानते थे, याद रखिएगा, चतुरंग के नाम से जानते थे। 7वीं शताब्दी में भारत में जोर तोड़ से खेला जाता था। फिर बाद में अरबों ने भारत से सीखा और अरबों से यूरोप वालों ने सीख लिया। इस तरह से पूरे वर्ल्ड में शतरंज फैल गया। शतरंज की अगर बात करें तो वर्ल्ड में सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी शतरंज के मैग्नस कार्लसन हैं, याद रखिएगा। जबकि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद हुए। कब हुए थे? 1988 में। फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर भारत की कौन थी? तो सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी जी। अभी हाल फिलहाल में पूछेगा दोस्तों कि 84वां कौन बने, तो वैशाली रमेश बाबू। जबकि 85वां वर्तमान में अभी यही हैं। 85वां कौन है? पी श्याम निखिल जी, तमिलनाडु से हैं। जैसे अंपायर सिटी न्यूयॉर्क को कहा जाता है और इलेक्ट्रॉनिक नगर बंगलोर को कहा जाता है, उसी तरह से याद रखेंगे कि ग्रैंड मास्टर का सिटी तमिलनाडु को कहा जाता है, चेन्नई को, तमिलनाडु स्टेट के चेन्नई शहर को। तो अभी वर्तमान में हाल फिलहाल में पूछे कि 85वां ग्रैंड मास्टर भारत के कौन बने हैं? पी श्याम निखिल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप निम्न का फाइनल निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप ये उड़ीसा में आयोजित किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। तो कुछ फीफा से रिलेटेड हम लोग जान लेते हैं फैक्ट। फीफा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, याद देखिए, FIFA, फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा ने 2023 में कुछ खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार एताना बोनामाटी को मिला, जो स्पेन के हैं। जबकि फीफा का 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड लियोनेल मेसी को मिला, जो अर्जेंटीना के हैं। एक बैलन डी'ओर अवार्ड भी पुरुष और महिला दोनों को दिया जाता है। तो ये पुरस्कार भी वही दोनों को मिला जो फीफा जिसको दिया। महिला में एताना बोनामाटी स्पेन की एवं पुरुष में लियोनेल मेसी। यानी फीफा का भी अवार्ड और बैलन डी'ओर का अवार्ड, दोनों का अवार्ड दोनों सेम महिला पुरुष को भी मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि हर एक राज्य को वहाँ का ऐतिहासिक स्मारक है ना या स्थान है, उसका रक्षा करना है प्रत्येक राज्य को, उसमें कोई दूसरा कुछ नहीं करेगा? तो यह अनुच्छेद 49 करता है। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक राज्य को क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए, इसके लिए नीति निर्देशित किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक 36 से 51 तक हैं। इसी के अंतर्गत ये सभी अनुच्छेद हैं दोस्तों। देखिए और अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 50 की बात करें
तो अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है। 39A की बात करें तो सभी के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार देता है। जबकि एक 40 अनुच्छेद है, इसमें नहीं ऑप्शन में है, इसको सुन लीजिए। 40 अनुच्छेद बताता है प्रत्येक राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। 44 एक फेमस है, इसी के अंतर्गत आता है समान सिविल संहिता, सभी पूरे राज्य में समान सिविल संहिता लागू होगी, ये बताता है। और ये 48 ये देखिए इसमें दिया 48 एक पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाया है। जैसे किसी पेड़ को अगर काट देते हैं हम लोग तो अनुच्छेद 48A के तहत ही हम लोगों पे मुकदमा किया जा सकता है। अनुच्छेद 51 एक इम्पोर्टेंट है, लास्ट वाला। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का मतलब अधिकार देता है और उसके बारे में नियम कानून बनाने के लिए बाध्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के माइक्रो फाइनेंस संस्थान का एक उदाहरण है? तो बंधन बैंक जो है माइक्रो फाइनेंस संस्थान का उदाहरण है। बंधन बैंक की स्थापना 2001 में हुई थी, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। जबकि भारतीय स्टेट बैंक देखिए तीसरा नंबर ऑप्शन, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। पहले यह जो है स्टेट बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, इसको भी याद रखिएगा। HDFC की बात करें तो HDFC की स्थापना 1994 में हुई, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और पहला ऑप्शन ICICI बैंक का स्थापना भी 1994 में हुआ था, इसका मुख्यालय दोस्तों याद रखिएगा बड़ोदरा है, गुजरात के बड़ोदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा गांधी की आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। माई, ये तो इतना बड़ा है इनका महात्मा गांधी का जिनका जीवनी लिखा हुआ है, माई ट्रुथ केवल रहे, तो इंदिरा गांधी का आत्मकथा है। एक माई कंट्री माई लाइफ, ये लाल कृष्ण आडवाणी जी का है। जबकि मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन ये इंदर कुमार गुजराल का है, जो कि प्रधानमंत्री बने थे पहले, मतलब याद रखिएगा कि नहीं, पहला भारत का पहला प्रधानमंत्री नहीं, भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, मतलब आज से बहुत पहले बने थे वो इंदर कुमार गुजराल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरे सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो सबसे पहला लिंगानुपात वाला राज्य कौन था दोस्तों? तो केरल था। केरल 1084 प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थी, ये पहला है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरा, तो दूसरा तमिलनाडु था। बिहार की बात करें तो बिहार जनसंख्या घनत्व में पूरे देश में अव्वल दर्जे पर बना हुआ, 1 नंबर पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर में रहते हैं। और बहुत सारे फैक्ट पिछले सेट में भी मैं करवा चुका हूं, तो उस सेट को भी देखिए, जनगणना से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट बता दिया हूं। जैसे भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में एक जनगणना हुआ। उसी जनगणना के बाद से 10-10 वर्ष पे आज तक जनगणना होते आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गायिका आंध्र प्रदेश से है? तो आंध्र प्रदेश से एस जानकी है। अगर बात करें उषा उत्थुप जी की, तो उषा उत्थुप जी महाराष्ट्र से रिलेटेड है। जबकि आशा भोसले की भी बात करें तो महाराष्ट्र से रिलेटेड है। और अलका याग्निक का जन्म तो कोलकाता में हुआ, लेकिन वो गुजरात स्टेट से बिलोंग करते हैं। कलकत्ता में गुजराती फैमिली में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है वो कालबेलिया है दोस्तों। कालबेलिया क्या है? तो कालबेलिया राजस्थान के जोधपुर में किया जाता है यह नृत्य, और इसी को याद रखिएगा सपेरा नृत्य भी कहते हैं। और ये कालबेलिया जनजाति के द्वारा चूंकि किया जाता है, इसलिए इसको कालबेलिया नृत्य भी कहते हैं। और एक यूनेस्को संस्था है, क्योंकि आप लोग चूंकि पढ़ रहे हैं यूनेस्को, ये जो है विश्व के कुछ
चीज़ों को चुनता है उसे अमूर्त धरोहर के लिस्ट में शामिल करता है। तो कालबेलिया नृत्य को भी भारत के 2010 में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। अभी हाल फिलहाल में भारत के जो है बंगाल के दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया है, जो कि वर्ल्ड का 14वां है। अभी तक टोटल 14 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर वर्ल्ड में हुआ है, जिसमें नया बंगाल का दुर्गा पूजा है। अमूर्त धरोहर किसे कहते हैं दोस्तों? तो जो मूर्त रूप में नहीं है, मूर्त मतलब दिखाई, तो जो दिखाई ना पड़े, केवल अनुभव करते हैं। जैसे दुर्गा पूजा को हम लोग एंजॉय करते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं। दुर्गा पूजा को कोई छू सकता है? नहीं छू सकता। हाँ, मूर्ति जो बना रहेगा तब भले उसको छू पाएंगे, लेकिन वो तो मूर्ति को हम छू रहे हैं, दुर्गा पूजा नामक चीज को हम छू नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अच्छा, इसका कुछ और ऑप्शन भी है, उसको भी देख लीजिए, हो सकता है बहुत बार पूछ लेता है एग्जाम में। पाला यात्रा अगर पूछे तो पाला यात्रा का याद रखेंगे, उड़ीसा और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में किया जाता है, जबकि चेंगलो नागालैंड में किया जाता है, दसकठिया उड़ीसा के क्षेत्र में किया जाता है। आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा तो, मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? जैसे भरतनाट्यम होता है उसी तरह से मोहिनी अट्टम होता है, कहाँ का नृत्य है, किस स्टेट का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो गबन, गोदान, नमक का दरोगा, ये सब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ है, जबकि गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी का द्वारा लिखा हुआ है। कितने पाकिस्तान, ये कमलेश्वर जी के द्वारा लिखा हुआ है, और राग दरबारी श्री लाल शुक्ल जी के द्वारा लिखा हुआ है। दोस्तों लिखता हूँ इसलिए नहीं, आप लोग जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए लिखने का प्रयास करें आप लोग। मैं सभी ऑप्शन का डिस्क्रिप्शन करता हूँ, अपडेट करता हूँ। नेक्स्ट है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य है? दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कौन सा राज्य पहले प्राप्त करता है? तो देखते हैं, इसको मैप के द्वारा समझते हैं। ये भारत का मानचित्र है, नीचे वाला पोर्शन, जिसको प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं, तीनों ओर जल से घिरा हुआ है, जिसमें नीचे यहाँ हिंद महासागर है दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी है, और इधर अरब सागर है। तो याद रखेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून हिंद महासागर से उठती है और सबसे पहले केरल में वर्षा करती है, और यहाँ से दो भागों में बढ़ जाती है, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ चल जाती है और दूसरा अरब सागर की तरफ चल जाती है। तो जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब क्षेत्रों में वर्षा कराती है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि अरब सागर की तरफ शाखा जो मुड़ती है वो कर्नाटक, केरल, ये और गोवा, मुंबई, ये सब में वर्षा कराती है, मतलब महाराष्ट्र वगैरह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो चूंकि लंदन में गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 हुआ था। पहला हुआ था दोस्तों 1930 में, दूसरा 1931 में, और तीसरा 1932 में, जिसमें एग्जाम में पूछता है कि कौन ऐसा गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया। तो याद रखेंगे कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन यानी कि 1931 वाला में कांग्रेस ने भाग लिया, कांग्रेस के ओर से महात्मा गांधी जी हिस्सा लिए, जबकि 1930 और 32 वाला यानी कि पहला और तीसरा को कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया और भाग भी नहीं लिया। लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे रामसे मैकडोनाल्ड, ये याद रखिएगा। बाकी तो आप लोगों को पता होगा, सरोजिनी नायडू को भारत को किला कहा जाता है, भारत की कोयल सरोजिनी नायडू। अच्छा, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी, जो 1917 में बनी थी, जबकि जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर अधिवेशन में उसी समय रावी नदी के तट पे भारत का तिरंगा झंडा फहराए थे, और बहुत सारे इनका भी काम है। निम्नलिखित में कौन सा कारक भारत
की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों ये पढ़ने का है डिटेल में, 8-9 क्लास में पढ़ने का होगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पवन, अक्षांश, ऊंचाई, तापमान, ये सब सभी दोस्तों जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जबकि देशांतर से कुछ लेना देना नहीं रहता है भारत को, इसलिए ये नहीं होता है। 2 देशांतर के बीच के जो है दोस्तों पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है, मिनट। और 2 देशांतर के बीच के दूरी को गोरे के नाम से भी जानता है, गोरे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलारमेल बल्ली एक डैश नृत्यांगना है, किस शैली की नृत्यांगना है? तो भरतनाट्यम के हैं। जबकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है, ओडिसी ओडिशा में किया जाता है, और कथक उत्तर भारत में खास करके यूपी में किया जाता है। जबकि ये कथक है और एक पूछता है कथकली, ये कहाँ किया जाता है? तो ये केरल में किया जाता है। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 हो गई है। नया है असम का सतारिया नृत्य। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। सभी सेट में ये सब बताता हूँ दोस्तों, अब तो रटा गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपड़ा मंत्रालय 2022-23 के अनुसार कौन सा राज्य कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 22-23 में जो आया था डेटा उसके अनुसार कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र था। अभी 24 वाला डेटा को हम लोग देख लेते। चावल उत्पादन करने में पश्चिम बंगाल टॉप है 24 में। गेहूं उत्पादन में अगर ज़्यादा उत्पादन गेहूं का पूछेगा कि गेहूं उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तब आंसर होगा यूपी। लेकिन प्रति हेक्टेयर गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तब प्रति हेक्टेयर अगर क्वेश्चन में लगा रहेगा तो पंजाब मारिएगा आंसर। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान भारत में महाराष्ट्र है। 2024 में सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश है। कॉफ़ी में कर्नाटक है। मसाला में केरल है। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संतृप्त विलयन का सामान्य नाम क्या है? इतना खाली लिख दिया है दोस्तों, रासायनिक उद्योग में कच्चा माल के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन मेन क्वेश्चन देखिए क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संतृप्त विलयन का सामान्य नाम क्या है? इतना ही क्वेश्चन है, खाली बड़ा लिख दिया है। तो बूझा हुआ चूना इसको बोलते हैं। बूझा हुआ चूना का उपयोग दोस्तों अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। इसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। बहुत बार पूछेगा कोई कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है, तो बताएंगे कि क्रिस्टलीय संरचना षटकोणीय होती है। षटकोणीय। जैसे हीरा का वास्तविक संरचना क्या है, चतुष्फलकीय, तो उसी तरह से षटकोणीय होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अच्छा, आप लोग याद रखेंगे कि चूना पत्थर का सूत्र CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इसी को बोलते हैं, चूना पत्थर का। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा यूरिया का और फिटकिरी का सूत्र बताइएगा कि यूरिया का सूत्र क्या होता है और फिटकिरी का सूत्र क्या होता है। और आज का सेट यहीं पे रखते हैं, फिर से मिलते हैं एक नए सेट के साथ। तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद और